आता है जो टॉपिक क्लास में। जैसे कि आप देखोगे हम इस वीडियो में करने वाले क्लास 8वीं का साइंस का आपका एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का। तो साइंस के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और इस वीडियो में आपको डायग्राम भी बता दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट लाइन भी, ताकि वो कर जाओ और आपका आ जाए, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था जिसमें हमने 1 से लेकर 7 चैप्टर, यानी शुरू के 7 चैप्टर हमने आपको बता दिए। उसके बाद के जितने चैप्टर वो इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो इतना सारा आप कर लो ना, कर लेना, ठीक है। अब 101% पास हो जाओगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वो बताया तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना। उससे पहले इस वीडियो को देख लो। इसमें हम 8वीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 8वां चैप्टर से, और 13वें चैप्टर तक सारे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पर, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे आप 9वीं में हो जाओगे, 9वीं की भी तैयारी करवाई जाती है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए ऑल पर क्लिक कर देना बेल आइकन को प्रेस करके। और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ठीक है, बिना कुछ देरी के। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपका 8वां चैप्टर है बल तथा दाब, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हम सीधे सीधे चलते हैं बात पर, ठीक है। सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है आपका बल, अपकर्षण या अभिकर्षण, ठीक है। इसके बारे में आपको जान लेना है कि होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें हम सीधे चलते हैं इसकी लाइन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खिंचाव, अभिकर्षण को कहते हैं खिंचाव और अपकर्षण को कहते हैं धक्का देना, ठीक है, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षण करना, या फिर खिंचाव यानी अभिकर्षित करना पड़ता है, ठीक है। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के। अब ये परिभाषा याद कर लो, ठीक है, सिंपल। किसी जैसे विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का खिंचाव को बल कहते हैं। तो ये लाइन आपकी आ सकती है कि बल किसे कहते हैं, 2 नंबर के में, ठीक है। तो बल में आप लिख दोगे विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप अभिकर्षण और अपकर्षण ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो आ गया अभिकर्षण क्या है, तो इसमें लिख दोगे धक्के को अभिकर्षण कहते हैं, किस, ठीक है। इसमें लिख दोगे विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण कहा जाता है, ठीक है। खिंचाव क्या होता है, खिंचाव को अपकर्षण कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपनी डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। ये है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, ठीक है। नहीं, जो बल होता है वो अनेक क्रियाओं के कारण लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गाड़ी पे धक्का दिया जा रहा है और ये आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो सीधे हम चलते हैं इसकी लाइनों पर, ताकि आपको कम भी समय लगे और समझ भी जाओ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बलों की खोजबीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको तो बस आप पढ़ लेना, यहाँ पे देख सकते हो जिसके भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखते हैं हम चित्र 8.2a। क्या उसकी देखते उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार के धक्का लगाना प्रारंभ करता है, ठीक है। ये जो आदमी इसने धक्का लगाना प्रारंभ किया, ये किया, और धक्का लगाने से जो गाड़ी है वो आगे तक की तरफ पुश होने लगी, चलने लगी, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखते हैं धक्का लगाना प्रारंभ किया तो वह इस पर बल लगता है, तो कार लगाया गया बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। यानी इसमें क्या बोला गया था, इस टॉपिक में था बल अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। यानी इसमें जो विभिन्न क्रियाएं होती है उसमें बल इन क्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि इस गाड़ी में धक्का लगा इस आदमी ने, तो इसमें बल लगा, इसलिए गाड़ी आगे पुश हुई, तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है, यही है इसमें, ठीक है। दूसरे बलों को खोजबीन, यानी जो बल होते हैं उनकी खोजबीन। यहाँ पर देखते ही रस्सा कस्सी आपस में खींच रहे हैं, तो इसमें ये लाइन याद कर लो, ठीक है। या किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया गए बल जुड़ जाते हैं, ठीक है। नहीं, जो एक रस्सी है उस पर दोनों एक ही दिशा में जो लगाया गया बल होता है वह जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बल लगाए जा रहे हैं ना, ये रहा जुड़ जाता है, ठीक है, इनसे भी द्वारा, ये इसमें बताया गया। और यहाँ पे देखते ये परिभाषा, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर में बराबर होता है। यानी जो इसमें बताया गया है, यदि दोनों दिशाओं में बराबर बल लगेगा, तो इसमें क्या बोला है, दोनों बल बराबर बल लगेगा तो वह उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। नहीं, जिसमें बोला गया इसमें यदि दोनों दिशाओं में बल लगेगा तो यहाँ का जो बल होगा यहाँ का जो बल होगा वो समान होगा, ठीक है, किसी में कोई अंतर नहीं होगा, ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखते हैं बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या ही है, पेनल्टी, ठीक है, ये यहाँ पे दे सकते हो। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है, ठीक है, ये होता है पेनल्टी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला, ये पिक्चर जरूर पढ़ जाना, जितने भी ये पिक्चर है एक बार ये पढ़ जाना, ठीक है, ये ज़रूरी है, पिक्चर आपका आ सकता है, ठीक है, यही है। और ये लाइन यहाँ पे दे सकते हो, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, गति की अवस्था ये पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद अगला ये आपका आ सकता है डायग्राम वाला, ठीक है, ये। उसके बाद इसमें अगला देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। और नीचे यहाँ पे देखते हैं, उपरोक्त सभी क्रियाओं कर लेने के पश्चात हम आप समझ गए होंगे कि बल यहाँ पे किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गति वस्तु की चाल में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, जो गति होती है वह वस्तु की दिशा में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, यही टॉपिक है पढ़ लेना, ठीक है बस। उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं घर्षण। यहाँ पे पहले संपर्क बल क्या होती है ये देख लो। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लें, 2 नंबर के में आ सकते हैं, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं घर्षण में ये रहा, इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन कारण घर्षण बल है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें एक उदाहरण ये रहा, किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बंद रुक जाएगी, यानी जो उसके जो इंजन है कार का या मोटर का उसको बंद कर देंगे तो कार भी रुक जाएगी, ठीक है, ये सब होता है आपका घर्षण बल के कारण, ठीक है, यही है। तो ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद अगला देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें अगला क्या करना है, तो यहाँ पे एक चुंबक का दिया हुआ है, बस ये देख जाना इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो अगला इसमें ये है असंपर्क बल। तो यहाँ पे आप देखोगे असंपर्क बल होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा बल चुंबक द्वारा लगाया गया ना, यही आपका असंपर्क बल है, ठीक है, अभी आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं, ये रहा स्थिर वैद्युत बल, ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद यही नीचे कहा गया, इसका उदाहरण भी यहाँ पे कहा गया, ठीक है, ये रहा वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का तो आपको पता ही है, ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है, यही है। इस चैप्टर से इतना ही कुछ है, और 1-2 लाइन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल या केवल गुरुत्व कहते हैं, यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन ही होगी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि उन्हें जो पृथ्वी है, इसलिए यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं गुरुत्व, ठीक है, इन दोनों से कुछ भी है। उसके बाद दाब होता है क्या, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है, दाब की डेफिनेशन ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं दाब के तो हमने भी पढ़ लिया, ठीक है, दाब बस यही है। उसके बाद यहाँ पे अगला हम देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखोगे ये बोतल का जरूरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है बोतल का, ठीक है, तो ये कर जाना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं, यानी जो गैस होती है वो जब भी किसी बर्तन में डालेंगे तो उसकी जो दीवार है उस पर दबाव डालते हैं। जैसे कि सिलेंडर होगा, एक सिलेंडर, ठीक है, जो ये सिलेंडर होता है आपका, जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो यहाँ की दीवारें इस पर दबाव डालती है, ठीक है, यही बोला गया। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पहले ये समझो वायुमंडल होता है क्या। हमारे चारों ओर जो वायु के इस आवर्तन को, जो हमारी वायु है हमारी चारों पृथ्वी के चारों ओर, उसको वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, ये है। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, यानी जो वायुमंडल है वह हमारी वायु चारों ओर वायु, यानी जो हमारे पृथ्वी है उसमें चारों ओर जो हमारी वायु है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, ठीक है, ये बोला गया, यही है। और इस वायु दबाव लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यानी जो वायुमंडल उसके दबाव जो दाब लगाया जाता है वो वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है, यही है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसमें अगला क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है
यहाँ पे देखते हैं ये लाइन जू पड़ जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, चित्र 8.1 इसी का चित्र के बारे में बताया हुआ, ये जू पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद इसमें बस इतना ही करना है इस चैप्टर से, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना कर जाना इस चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया ये इन सभी के वायुमंडलीय दाब क्या होता है, संपर्क बल क्या होता है, इनके बारे में बता दी, यही डेफिनेशन पढ़ जाना है, ठीक है। आपका काम खत्म, ठीक है। अगला हम देखते हैं अगला चैप्टर। उसके बाद 9वां चैप्टर है आपका घर्षण, ठीक है। इस घर्षण में बस कुछ ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे घर्षण बल होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसमें डेफिनेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखते हैं, इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्रिया, घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है घर्षण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं, यदि आप दाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाई दिशा में कार्य करता है, ठीक है। ये होते हैं घर्षण, ठीक है। यही डेफिनेशन आप ले सकते हो बना के भी, ठीक है। उसके बाद हमें देख सकते हैं अगले में हम देखेंगे इसमें घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये आपका आ सकता है कि घर्षण बल होता है क्या है, कारक क्या होता है, ठीक है। अगर इसी वीडियो में आगे हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो ये भी हम देख सकते हैं अगला, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अनंत बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठ को बलपूर्वक दबाव तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, ठीक है। वो होता है घर्षण बल, ठीक है। यही होता है घर्षण, यानी व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल कहते हैं, जैसे ये बल लगा रहा है घर्षण बल, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें आपको इसी की यही घर्षण बल की डेफिनेशन है सारी, और बाकी घर्षण बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। ये रहा स्नेहक का आपका आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, नहीं जो घर्षण होता है उसको कम करने वाले जो पदार्थ होता है उसे स्नेहक कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है। उसके बाद इसमें आपका कुछ नहीं है, बस ये डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये आपने क्या सीखा ये पढ़ जाना है इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर संपरीक गति करती है, ठीक है। ये डेफिनेशन खत्म। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होती है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी खत्म इन दोनों की, ठीक है। सब कुछ इसी में लिखा है। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। ये डेफिनेशन आप घर्षण में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो घर्षण संपर्क दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। यही पॉइंट्स होंगे बस इस चैप्टर में इतना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के जितने भी आपके चैप्टर है फिर बताऊँ जितने भी आपके चैप्टर है उन सभी के में जो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये ट्रू फॉल्स है, ये पढ़ जाना, ठीक है। ये कर जाना बस, ठीक है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा चैप्टर कौन सा है। उसके बाद है 10वां ध्वनि चैप्टर से आपको क्या करना है, तो इसमें सिर्फ आपको ध्वनि के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको ध्वनि के बारे में पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू से पढ़ लेते हैं। यहाँ से अपने विद्यालय में आप कैसे ज्ञान होता है कि यहाँ पे देखते हैं पीरियड समाप्त हो गए, यानी आपको कैसे ज्ञात होता है कि पीरियड समाप्त हो गया है। तो दरवाजे की जो घंटी की ध्वनि होती है, खटखटाहट होती है, दरवाजे को खटखटाते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि पीरियड ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उसी को ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। यही है सिर्फ, ठीक है। यही डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं लुका छिपी का खेल खेलना होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, तो उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो आंखों पर पट्टी बांधने होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल सकता है कि उसके सबसे समीप कौन खिलाड़ी है। तो यह सब ध्वनि के कारण ही होता है, ठीक है। यही है, ठीक है। इस चैप्टर से यही है। उसके बाद अगला देता है ध्वनि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये है। तो इसमें यहाँ पे आपको कंपन होता क्या है, यहाँ पे ये डेफिनेशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे किसी वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। यही कंपन, ये डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या करना आपको, तो इसमें जो ये फोटो है ये क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप आपके ऊपर पढ़ जाना, ठीक है। बाकी जो बताए वो तो याद करना ही है, ठीक है। बस इस चैप्टर से इतना ही है। बाकी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं अगला ये रहा कर्ण पटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण पट्टा है क्या है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा
यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिर पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, इसे कर्ण प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है बस। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं। यहाँ पे देखा आवर्ती। आवर्ती क्या होता है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम का बनाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे देखते ही वाला कर्ण वाला, तो ये कॉपी में बना के देख लेना। ठीक है, ये वाला डायग्राम ये के बाद अगला देखते हैं। उसके बाद दोलन गति। दोलन गति होती क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु पर बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। उसके बाद अगला, उसके बाद शोर। शोर क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से करते हैं। बसों या ट्रकों के हॉर्न की ध्वनि अच्छी लगती है, इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। ठीक है, ये रहा इससे। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। बस इस चैप्टर से इतना ही है। ठीक है, और ये आपने क्या सीखा ये जो पढ़ के चले जाना, जितने भी चैप्टर के पीछे आपने क्या सीखा ये पढ़ जाना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर से कंप्लीट। उसके बाद 11वां चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें ये वाले चित्र जरूर देख के जाने हैं। ठीक है, इसमें ये वाला डायग्राम ये आपका ये आ सकता है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है चित्र 11.2। उसके बाद आपका ये चित्र भी है। इन चित्रों में से कोई भी एक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसमें करना क्या है। तो उसके बाद इसमें आपके चित्र जितने भी ये क्रियाकलाप 11.5 11.2 जितने भी ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें हम सीधे चलते हैं आखिरी में। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो क्रियाकलाप है उसी में से एक क्रियाकलाप को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये है। और आपने क्या सीखा इस चैप्टर से ये पढ़ लेना। ठीक है, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है और आपने क्या सीखा ये पढ़ लेना, आपका काम खत्म है। ये चैप्टर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद 12वां चैप्टर कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। इसमें तड़ित होता क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत के तार छीले हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं छीले हो जाने पर आप अपने विद्युत खंभों पर चिंगारी देखी होगी। ठीक है, ये तड़ित होती है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवनों के चलने पर तार छिलते डुलते हैं। ठीक है, हिलते डुलते हैं छिलने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसे हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको पढ़ लेनी है, ये वाला चिंगारी वाला, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने प्रकाश की जो छड़ होती है वह द्वारा आकर्षित आवेश को धनावेश कहते हैं। धनावेश की डेफिनेशन अब क्या आ सकती है? ठीक है, उसके बाद विद्युतदर्शी क्या होते हैं? यहाँ पे दे सकते हैं, ये रहा। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इस युक्ति को विद्युत कहते हैं। ठीक है, विद्युतदर्शी कहते हैं। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होते हैं समान आवेश वाली पट्टी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, ये उसके बाद अनावेशित, ये डेफिनेशन आपकी पूरी। ठीक है, ये रहा। पन्नी की पट्टी अनावेशित है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रकृति को भू संपर्क कहते हैं। और उसके बाद ये विद्युत विसर्जन। ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से कर लेना। ये ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की जो चमकीली धारियाँ होती है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। तो तड़ित की डेफिनेशन ये होगी, और इस प्रक्रिया को जो प्रक्रिया होता है उसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन की हो जाएगी। उसके बाद बाहर, खुले में और घर के भीतर, ये पढ़ लेना। ठीक है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। और भूकंप क्यों आता है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये भूकंप वाला है, ये डेफिनेशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये रहा।
भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, भूकंप की डेफिनेशन है तो लिख सकते हैं भूकंप होता है वो प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इस दुर्लभ क्षेत्र को भूकंपनीय क्षेत्र या भर्षण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी इसकी हो जाएगी। और भूकंप के बचाव क्या होता है ये तो स्कूल में आपको बताया होगा, ये सारे बचाव है। ठीक है, ये रहा, ये बचाव पढ़ लेना। ठीक है, बस यही है। उसके बाद ये पढ़ जाना। ठीक है, आपने क्या सीखा, बस खत्म। इस चैप्टर से इतना ही है, क्या प्राकृतिक परिघटनाएं है, इससे बस आपका इतना ही है। आपने क्या सीखा ये पढ़ जाना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे आपके इसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर भी पढ़ जाना। त्वरित से आपके सुरक्षा के 3 उपाय ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है चैप्टर से। अगला हम देखते हैं आखिरी चैप्टर आपका जो बच गया। उसके बाद 13वां चैप्टर प्रकाश। इससे क्या करना है, तो इसमें जो आपका ये चित्र है, ये कौन सा क्रियाकलाप है यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला चित्र 13.1 ये वाला कर देख जाना। ठीक है, इसमें यहाँ पे डेफिनेशन ये रही ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये इनकी डेफिनेशन है। जैसे किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और जैसे पृष्ठ से परावर्तित के पश्चात वापस आने वाले जो प्रकाश होते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपके इस पर भी आया था। ठीक है, और इसमें ये अभिलंब होता क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करना रहा, दर्पण तथा कंघे को हटाए। दर्पण की यहाँ से दर्पण से स्टार्ट करना है। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरणें दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तित पृष्ठ से उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। ठीक है, यानी ये है इस डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन को पढ़ लेनी है। ठीक है, ये रहा और ये वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे देखते हैं पहली ने उससे उन लक्षणों का श्रवण करने के लिए पूछा, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपतित किरण क्या होती है यही पूछा जाएगा। ठीक है, और ये 2 डायग्राम है, ये डायग्राम जो ऊपर जानना है। ठीक है, इन्हीं डायग्राम से आपका आ जाएगा। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का जो बायां भाग होता है वह दाईं ओर तथा दायां भाग होता है वो बाईं ओर दिखाई देता है, और इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन वह होता है जिसमें जो कोई वस्तु होती है बाईं वाली वो दाईं की तरफ दिखाई देती है और जो दायां वाला होता है बाएं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे विस्तृत परावर्तन, जो विस्तृत परावर्तन क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और नियमित परावर्तन, इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बस ये छोटी छोटी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यही है, बाकी ये वाला चित्र देख जाना, ये वाला। ठीक है, ये रहा सूर्य का प्रकाश श्वेत वाला, ये 8वीं क्लास में पढ़ा होगा सूर्य का प्रकाश, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और इसमें आपका नेत्र वाला, अब आपने पूछा है डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये नेत्र वाला डायग्राम है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार के में भी आपका नेत्र का डायग्राम का बनाना आया था 5 नंबर का, और ये नेत्र का आपका आ सकता है 5 नंबर का फिर से। तो ये नेत्र मानव नेत्र ये अलग डायग्राम बना लो, ये आपका पक्का है। अगर आपने ये बना दी, ये लिख दिया तो 5 में से 3 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएंगे, बाकी 2 पॉइंट लिखने के होंगे तो वो भी। ठीक है, नेत्र का 101% आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत बिंदु कहते हैं, अंत बिंदु क्या होता है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये पढ़ जाना। ठीक है, ये जो ये होती है शंकु पहली दूसरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये तंत्रिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, ये तंत्रिक कोशिका ये पढ़ जाना 2। ठीक है, यही डायग्राम्स में इंपॉर्टेंट है। और नेत्र के देखभाल, ये भी क्वेश्चन आपका आया था कि नेत्रों की देखभाल, इनमें से यही 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेत्र का चित्र आ जाएगा, नेत्र की देखभाल आ जाएगा, ऊपर जो 2 चीज़ बताई वही बस। ठीक है, तो नेत्र की देखभाल कैसे कर सकते हो यहाँ पे आपका लिखा हुआ ये पढ़ जाना। ठीक है, ये बस खत्म, इस चैप्टर से यही है। ठीक है, नेत्र की देखभाल वाला पढ़ जाना। ठीक है, और उसके बाद
ये नेत्र वाला ही आपका इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। वरना आपतित कोण, परावर्तन कोण क्या होता है ये हमने आपको बता दी, ये पढ़ जाना आपतित कोण, ठीक है। ये इस चैप्टर से ये 2 चीज़ें पूछी जाएगी, या तो कोण पूछ लिए जाएंगे और ये आपका नेत्र वाला ही, नेत्र 101% आएगा, उसकी देखभाल का भी आएगा, ठीक है। और आपने क्या सीखा ये पढ़ जाना है, ठीक है। खत्म, ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इतना सब आप पढ़ लोगे पास हो जाएगा। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस में पास होने के लिए 18 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 18 मार्क्स आ जाएंगे साइंस में तो आप पास हो जाएंगे। और 18 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं क्योंकि आपके 12 नंबर के, 12 नहीं 18, छः नंबर के 3 होंगे ना, 18 नंबर के आपके पैसेज हो, पैसेज में आपके 18 के 18 आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी 2 नंबर के इनमें से आ जाएंगे, तो मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बाकी वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा। तो ये सब आप कर लो, पास हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की पूरा कर दिया तो टेंशन मत लो, उसमें तो पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी ये पार्ट 2 का भी कर जाना जितना आपको बताया, और चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर जाना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में जरूर लिखो।